बीवी ने शादी की सालगिरह वाले दिन मेरी माँ को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। मुझे पहले ही माँ पर बहुत गुस्सा था। वो अपनी पेंशन के सारे पैसे बहन को दे देती और फिर पूरा महीना मुझे उस बूढ़ी की दवाओं पर खर्चा करना पड़ता। अम्मा 2 दिन से भूखी थी और मैंने दवाई भी नहीं लाकर दी थी। आधी रात को अम्मा मेरे कमरे में आकर रोटी मांगने लगी। मैंने गुस्से में कमीज पहनी और अम्मा को घसीट कर उस कमरे में ले गया जहाँ कुत्ता बांधा हुआ था, और फिर अम्मा को भौंकते कुत्ते के आगे फेंक दिया। अम्मा की चीखें आसमान तक जा रही थीं। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आज सुबह से फिर मेरी बीवी ने घर में लड़ाई डाल रखी थी और वो मुझसे नाराज होकर कमरे में बंद हो गई। मेरा गुस्से से उस वक्त दिमाग फट रहा था। दिल करता अभी अपनी माँ को घर से निकाल दूं। उसी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था। मैंने चीख कर कहा, अम्मा, मैं आज से आपकी दवाइयाँ नहीं लाऊंगा। आप बीमारी से मर जाओ, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है। आप ऐसा करें, आपको जो पेंशन आती है आप उन पैसों से दवाई ले लिया करें। मेरी बात पर अम्मा तड़प कर बोली, नहीं अमजद बेटा, ये तू कैसी बात कर रहा है? मैं ये दवाइयाँ पेंशन के पैसों से नहीं खरीद सकती। तू अच्छी तरह जानता भी है, फिर भी ऐसी बात कर रहा है। अम्मा ने बड़े टूटे हुए लहजे में मुझे कहा तो मैं उनसे नजरें चुरा गया और दोबारा उनसे कहा, अम्मा, आप मेरी भी मजबूरी समझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब या तो आप दवाइयाँ मत खाएं या फिर आप अपनी पेंशन में से दवाइयाँ लेकर आएं। मुझे आपने दोबारा दवाइयों के लिए नहीं कहना। मैं बेरहमी से कहकर अम्मा के कमरे से बाहर निकल आया और सीधा अपने कमरे में चला आया। मेरी बीवी उस वक्त भी मुझे देखकर मुंह फेर चुकी थी। मैं उसके करीब आया और उसका हाथ थामकर बोला, अरे नाराज क्यों होती हो? मैंने अम्मा को साफ साफ मना कर दिया है। अब वो मुझे दवाओं का नहीं बोलेंगी, बल्कि वो अपनी पेंशन में से दवाइयाँ ले आएंगी। अब तो अपना मूड ठीक कर लो। मैंने अपनी बीवी से जब ये कहा तो वो एकदम मुस्कुराकर मेरी तरफ पलटी और कहने लगी, आप सच कह रहे हैं, अम्मा आज से आपको दवाइयों का नहीं बोलेंगी। मेरी बात पर जैसे उसे यकीन नहीं आया था और उसने तस्दीक करना चाही थी। मैंने बेअख्तियार हाँ में सर हिला दिया और कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम अपना मूड ठीक करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर से खाना खाएंगे। मैंने अपनी बीवी का मूड ठीक करने के लिए उसे बोल दिया और वो फौरन खुशी से मेरा शुक्रिया अदा करते हुए उठ खड़ी हुई। मैंने एक इत्मीनान भरा सांस खारिज किया। घर में जब इस तरह की चकचक होती थी तो मेरा अपना मूड भी बेहद खराब हो जाता था और मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी बीवी भी अपनी जगह पर बिल्कुल हक पर जानिब थी, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई थी, इस महंगाई में घर का खर्चा पूरा करना उसके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए वो बात बेबात मेरे साथ लड़ाई करती और मुझे कहती, नहीं, अपने तौर पर तो मैं बेहद मेहनत कर रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि फिर भी गुजारा मुश्किल होता जाएगा। और अब जबकि अम्मा की दवाइयों का ही माहाना इतना ज्यादा खर्चा बनता था, तो मेरी बीवी ने एक नई लड़ाई पाल रखी थी। काफी महीनों से वो मुझे बार बार यही कहती थी कि अम्मा की पेंशन आती है, आप उन्हें बोले कि अपनी पेंशन में से अपने खर्चात पूरे करें, अपनी दवाइयाँ उसमें से खरीदा करें। लेकिन मैं शर्म और जजा के बाइस उनसे नहीं कह सका था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पत्थर पर भी पानी फेंका जाए तो उसमें भी सुराख हो जाता है। इस तरह मेरी बीवी की बातों ने मुझ पर भी असर किया और एक दिन मैंने अम्मा को ये सब कह दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये कह देना अम्मा के लिए इतना भारी साबित हो जाएगा कि वो मुझे एक मुस्तकिल पछतावे में धकेल जाएंगी और मैं सारी जिंदगी उन पछतावों को अपने दिल में महसूस करता रहूंगा। मेरा नाम अमजद है और मेरी उम्र इस वक्त 30 बरस है। मेरी शादी को 3 बरस हो चुके हैं। अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं है। समीना मेरी बीवी मेरी दुख दर्द की साथी है। समीना के साथ यूं तो मेरी शादी अम्मा ने ही बड़ी धूमधाम से करवाई थी, क्योंकि समीना उनकी दूर की रिश्तेदार थी और अम्मा उसे काफी पसंद करती थी। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद वही सास बहू की रवायती लड़ाइयां शुरू हो चुकी थीं। अम्मा को समीना की कुछ बातों पर एतराज होता और समीना को अम्मा की बातों पर एतराज होता। ऐसे में मैं खामोश तमाशाई बना हुआ दोनों फरीकैन की बातें सुनता रहता। मेरी एक ही बहन थी जो उसी शहर में ब्याही हुई थी। उसके घर के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। वो कम कम ही मेरी तरफ आती थी, इसलिए मैं उसके ऐसे हालात से, उसके घरेलू मामलात से ज्यादा आगाह नहीं था। लेकिन अम्मा की जुबानी ही उसके बारे में पता चलता रहता था। अम्मा उसके बारे में अक्सर फिक्रमंद रहती थीं
और कहती थी कि ना जाने मेरी बच्ची ने कैसा नसीब पाया है कि एक दिन भी सुख का नहीं मिला। पहले ससुराल वाले इतने सख्त थे और फिर जब उनसे जान छूटी, शोहर उसे अलैदा लेकर गया, तो अब घरेलू मामलात ही सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसके घर का किराया, बिल और फिर बच्चों की फीसें अदा करते करते ही बेचारी सारा महीना गुजार देती है। मैं जब उसके हालात देखती हूँ तो बेहद परेशान होती हूँ। अम्मा को मेरी बहन सना की परेशानी सताती रहती थी और मैं उन्हें यही तसल्ली देता था कि अम्मा आप फिक्र मत करें, बल्कि उसके लिए दुआ किया करें कि वो अपनी जरूरियात को पूरा करने के काबिल हो सके। अम्मा मेरी बात सुनकर सर हिला देती थी, लेकिन एक बात थी कि अम्मा मुझसे ज्यादा सना के साथ अटैच थी और वो उसकी फिक्रमंदी में घुलती रहती थी। शुरू शुरू में समीना के साथ अम्मा का रवैया बड़ा अच्छा था। अम्मा उसकी काफी आवभगत करती रहती और जब शादी के बाद पहली बार समीना का हाथ मीठे में डलवाया तो अम्मा ने किचन की सारी जिम्मेदारी उसी के सुपुर्द कर दी। समीना ने भी बाखुशी इस जिम्मेदारी को कबूल कर लिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जिम्मेदारी से घबरा गई और कहने लगी, अमजद, मुझसे घर का सारा काम नहीं होता, आप यूं करें, किसी काम करने वाली का बंदोबस्त कर दें, वरना अम्मा से बोलें कि वो मेरी मदद करवा दिया करें। मैं खामोश सा हो गया, क्योंकि ना तो अभी काम करने वाली को तनख्वाह देना अफोर्ड कर सकता था और ना ही मैं अम्मा से ये बात कह सकता था, क्योंकि अम्मा उम्र के जिस हिस्से में थी उनको पहले ही शुगर और ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी और फिर अक्सर उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। तो मैं ऐसे में अम्मा से कैसे कह सकता था कि वो घर के कामों में मेरी बीवी का हाथ बटाया करें। इसीलिए मैं समीना को ही तसल्ली देता और यही कहता कि ये घर के काम करना भी कौन सा मुश्किल है, तुम हिम्मत रखो, जवान जहान लड़की हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हिम्मत से इन कामों को कर लिया करोगी। और तुम्हें अच्छी तरह मालूम भी है कि मैं मुलाजमा की तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपनी तनख्वाह बहुत कम है, जिसमें बामुश्किल ही घर का खर्चा पूरा होता है। तो ऐसे में एक इजाफी खर्चा कैसे पाल लूं? मैंने दो टोक अंदाज में समीना से कहा, तो वो मेरी तरफ शाकी नजरों से देखते हुए कहने लगी, तो फिर आप ऐसा करें ना कि अम्मा से बोले कि वो काम वाली की तनख्वाह दे दिया करें, क्योंकि 2-3 हजार से उन्हें क्या फर्क पड़ जाएगा। हजारों रुपए तो पेंशन के हर माह उनके लिए आते ही हैं, तो फिर अगर वो थोड़े से पैसे हमारी सहूलत के लिए खर्च कर देंगी तो बुराई क्या है। समीना ने पहली बार जब ये बात कही तो मैं एकदम चौंक गया। आज तक सच बात तो ये थी कि मैंने अम्मा से कभी पेंशन के बारे में सवाल ही नहीं किया था। मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं कि उनकी पेंशन के पैसे आखिर कहाँ खर्च होते हैं और वो किस पर लुटाती हैं। लेकिन अब समीना की बात ने मुझे चौंका दिया था, लेकिन फिर भी मैंने माँ से ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता था। वो पेंशन अम्मा की मेहनत थी। आखिर अम्मा ने इतने बरस एक स्कूल में पढ़ाया था और फिर जब रिटायरमेंट मिली थी तो उसके बाद ये पेंशन उनका हक थी और मैं उनसे उनका हक नहीं छीनना चाहता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि समीना इस बात को अना का मसला बना लेगी। उसने उस दिन के बाद से मुझसे बात नहीं की और बाकायदा नाराज हो गई थी, जबकि मैं उसे कई बार मना चुका था और ये बात समझा चुका था कि वो पेंशन अम्मा का हक है। पहले ही उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके हम दोनों बहन भाइयों को पाला है, जवान उम्र में बेवगी का दुख सहा है। वो चाहती तो दूसरी शादी करके आसानी से अपना घर बसा सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरे और मेरी बहन के बारे में सोचा। अब मैं कैसे इतना खुदगर्ज हो जाऊं कि उनकी पेंशन के ऊपर भी नजर रखूं। मैंने समीना को बड़े रसां और नरमी से समझाया, लेकिन वो कहने लगी, मैंने आपसे कब कहा है कि आप उनसे सारी पेंशन मांग लें। मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि अगर वो 2-4 हजार रुपए किसी काम वाली को दे भी देंगी तो मुझे ही सहूलत होगी, इस घर का ही फायदा है। वो काम वाली इस घर में आएगी तो अम्मा के भी 100 काम कर दिया करेगी। मैं तो सिर्फ इस घर की भलाई के लिए सोच रही हूँ, लेकिन आप मुझे गलत समझ रहे हैं। समीना ने रोते हुए एकदम अपनी आंखों में आंसू भर लिए और मैं बेबसी से उसे देखकर रह गया था। तभी समीना की ख्वाहिश और जिद को देखते हुए मजबूरन मुझे कामवाली रखवाना पड़ी और 2 हजार उसका इजाफी देना पड़ा। ये 2 हजार मेरी जेब पर बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन मैं क्या करता। अगर मैं ऐसा ना करता तो फिर समीना ये बात कभी ना छोड़ती और बार बार मुझे यही बात कहती रहती कि अम्मा से पेंशन लो, और इसी वजह से मैंने ये रोज रोज की लड़ाई को खत्म किया और कामवाली रखवा दी। मैंने सुख का सांस लिया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब समीना की कोई नई डिमांड सामने नहीं आएगी, लेकिन अभी 2-4 महीने और गुजरे थे जब अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी।
میں نے ایک اسपेशलिस्ट को चेकअप करवाया तो उसने अम्मा के मुख्तलिफ टेस्ट लिख कर दे दिए। उन टेस्टों पर ही हजारों रुपया खर्च हो गया था और फिर उसके बाद उसने अम्मा की सारी दवाइयाँ तब्दील कर दी और अब जो दवाइयाँ उसने लिख कर दी थी वो दवाइयाँ बेहद महंगी थी और जो मेरी जेब पर बेहद भारी पड़ती थी। लेकिन मैं क्या करता, अपनी माँ को दवाई ना ला कर देता तो खुद से कभी नजर मिलाने के काबिल न रहता। मैं जब पहली बार दवाइयाँ लेकर आया तो समीना ने बिल देखकर बेसाख्ता हैरत का इजहार किया और कहने लगी, अरे ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ कौन देता है? आपने डॉक्टर से बात करनी थी, उसे कहना था कि हम इतनी महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। समीना की बात भी अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए मैंने उसे कहा, अरे इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं अब जब डॉक्टर की तरफ जाऊंगा तो उससे जरूर बात करूंगा, वो शायद इसके मुतबादिल कोई दूसरी अद्वियात लिख दे जो सस्ती हो। समीना का मशवरा मेरे दिल को लगा था और इसीलिए जब मैं अम्मा को 15 दिन के बाद दोबारा चेकअप करवाने के लिए लेकर गया तो मैंने अकेले में डॉक्टर से बात की और उसे कहा, डॉक्टर साहब, आपने जो दवाइयाँ लिख कर दी हैं वो बहुत महंगी हैं और मुझ जैसा सफेद पोश इंसान इन दवाइयों को खरीदने की सकत नहीं रखता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन दवाइयों के मुतबादिल कोई सस्ती दवाइयाँ मुझे दे दें। मैंने डॉक्टर से जब ये बात कही तो वो सर हिलाकर नुस्खा देखने लगा और उसने एक दो दवाइयाँ तब्दील करके कहा कि इसके अलावा मैं दवाइयाँ तब्दील नहीं कर सकता, वरना आपकी माँ जी को जल्दी आराम नहीं आएगा। कुछ अरसा ये दवाइयाँ इन्हें देनी ही होंगी और कुछ अरसे के इस्तेमाल के बाद हम दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे और तब्दील करते जाएंगे। डॉक्टर ने नरमी से मुझे समझाया तो मैं चुप कर गया। उस महीने भी इन दवाइयों की कीमत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मजबूरन मुझे दवाइयाँ खरीदनी ही पड़ी थी। अम्मा की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी सर्दियों की आमद थी और सर्दी के बायस उनकी तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए उन्हें 2 टाइम दवा देना जरूरी था। समीना का मूड आज भी दवाइयाँ देखकर खराब हो गया। कहने लगी, अरे फिर से इतनी महंगी दवाइयाँ लेकर आ गए हैं, आपने कम से कम डॉक्टर से बात तो करनी थी, मैंने आपको बोला भी था। समीना ने मुझसे खफकी भरे लहजे में कहा तो मैंने थके थके अंदाज में दवाइयों का शापर एक तरफ रखा और उसे कहा, तुम क्या सोचती हो कि मैंने डॉक्टर से बात नहीं की होगी? मैंने उसे साफ साफ अपनी हैसियत के बारे में बता दिया था, लेकिन उसका कहना है कि ये दवाइयाँ भी देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चुप कर गया। उसने 2-3 दवाइयाँ तब्दील कर दी हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त के साथ साथ इन्हें कम करता जाएगा। और अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं कुछ न कुछ सोच रहा हूँ, पार्ट टाइम नौकरी के बारे में जहन बना रहा हूँ और 1-2 जगह पर मैंने अप्लाई भी कर दिया है। उम्मीद है कि जल्दी पार्ट टाइम नौकरी मिल जाएगी। तुम ऐसा करो, मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए मैं फौरन बाथरूम की तरफ बढ़ गया, क्योंकि मैं समीना की अगली बातें नहीं सुनना चाहता था, इसलिए जल्दी से मंजर से ही आउट हो गया। जब तक मैं मुंह हाथ धोकर बाहर आया तो समीना गरम गरम खाना लेकर आ चुकी थी। मैं खामोशी से खाने बैठ गया, जबकि उसने बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां से टूटा था। कहने लगी कि अगर आप पार्ट टाइम नौकरी करेंगे तो फिर घर किस वक्त आएंगे? ये जो थोड़ा बहुत वक्त हम एक साथ गुजारते हैं, हमें तो ये भी नसीब नहीं होगा। अभी आप ऐसा कुछ मत करें और फिर इतनी मेहनत करने से आपकी तबीयत और सेहत पर भी असर पड़ेगा। समीना अपनी अजली फिक्रमंदी और परेशानी से कह रही थी। मैंने मोहब्बत से उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, समीना, तुम फिक्र मत करो, मैं जो भी करूंगा सोच समझ कर करूंगा, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए पार्ट टाइम नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। वैसे मैं अब इस बात का मुस्तकिल कोई हल सोच रहा हूँ। मुझे अपनी नौकरी के साथ साथ कोई कारोबार भी करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हम किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। मैंने कुछ सोचते हुए समीना से कहा तो उसने भी सर हिला दिया। कुछ दिन तो इसी तरह खामोशी से गुजर गए थे। अम्मा पहले से काफी बेहतर हो रही थी, अब वो खाना पीना भी अच्छे अंदाज में ले रही थी और इसके अलावा अब खुद से उठकर वॉक भी कर लेती थी। मैं रोज अम्मा की खैर खबर मालूम करता और उनकी दवाइयों के बारे में पूछता और अम्मा मुझे सब अच्छा है का इशारा दे देती। उन्हीं दिनों में मेरी तबीयत खराब हुई, मौसम ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था और शदीद बुखार ने मुझे कई दिनों से बिस्तर से उठने ही नहीं दिया। मैं 1 हफ्ता दफ्तर से छुट्टी करता रहा और फिर बहुत मुश्किल से जब मैं 1 हफ्ते के बाद दफ्तर गया
तो बॉस ने फौरन मुझे बुला लिया और सख्ती से डांटा। बॉस का कहना था कि तुम्हें तनख्वाह काम करने की दी जाती है, ना कि आराम करने के लिए। अगर बुखार था भी तो 1-2 दिन आराम करके दफ्तर काम के लिए आ जाते। अब 8 दिनों के बाद आए हो और कितना काम पेंडिंग पड़ा है। तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारे ये 8 दिनों की तनख्वाह जरूर कटेगी। बॉस ने बड़े गुस्से भरे अंदाज में मुझसे कहा तो मैं परेशानी से उनको देखता रह गया। 8 दिन की तनख्वाह कट जाने का मतलब था कि बहुत सारी जरूरतों से नजर फेर लेना, और मैं ये महीना कैसे गुजारूंगा। मैं परेशानी से सर थामे बैठा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह पूरा महीना गुजरेगा। 8 दिनों की तनख्वाह कट जाएगी तो जेब में तो चंद हजार ही आएंगे। ये परेशानी मुझे खामोशी से निकल रही थी। समीना को मैंने इस बारे में नहीं बताया था। अगर उसे बताता तो वो भी वक्त से पहले परेशानी ले लेती। अगले महीने जब 5 तारीख को तनख्वाह का लिफाफा हाथ में आया तो उस लिफाफे का वजन काफी कम था। मेरा चेहरा बुझ गया था। मेरे दिल के अंदर ही अंदर एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद बॉस तनख्वाह ना काटे, शायद उसे मेरी हालत पर रहम आ जाए। लेकिन फिर भी उसने तनख्वाह काटी और अच्छी खासी काट ली थी। मैं बड़ी सुस्ती से जब घर पहुंचा तो समीना ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशानी से पूछा, क्या हुआ अमजद, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप बहुत मुरझाए हुए लग रहे हैं। समीना की बात सुनकर मैं सोफे पर गिर सा गया और अपना सर उसकी पुश्त पर रख लिया और आंखें बंद कर लीं। मेरा उस वक्त कुछ भी कहने और बोलने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन समीना बेहद परेशान हो चुकी थी। और तभी उसने मुझसे पूछा, अमजद बताएं मुझे, आखिर क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? समीना एकदम मेरे करीब आ बैठी और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। तभी मैंने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा और तनख्वाह का लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसने नासमझी से थाम लिया। और मैंने उसे जब कम तनख्वाह के बारे में बताया तो वो भी बेहद परेशान हो चुकी थी और कहने लगी, अमजद मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इस तरह सारा महीना कैसे गुजरेगा? और फिर अगर कोई इजाफी खर्चा आन पड़ा तो वो कैसे होगा? समीना की परेशानी बजा थी। मैं खुद भी यही सोच रहा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए बस इतना ही कहा, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह कोई न कोई सबब लगा देगा। मैं मुसलसल एक हाथ से अपनी कनपट्टी मसल रहा था, क्योंकि मुसलसल परेशानी की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था। तभी समीना कहने लगी, अमजद आप ऐसा करें ना, अम्मा से कहें कि वो अपनी पेंशन हमें दे दिया करें, कम से कम खर्चे के लिए काम आ जाएगी। और फिर इस महीने तो हमें वैसे भी बहुत तंगी है, अम्मा की पेंशन से कम उनकी दवाइयाँ ले आएंगे। समीना ने मुझे समझाते हुए कहा तो मैं एक नजर उसकी तरफ देखकर रह गया और खामोशी से उठ खड़ा हुआ। समीना समझी कि मैं नाराज हो गया हूँ। उसने मुझे पुकारा भी, लेकिन मैं रुका नहीं और अपने कमरे में जाकर लेट गया। समीना की बातें मेरे दिल पर असर अंदाज हो रही थी और मैंने सोच लिया था कि अम्मा से एक बार जरूर कहूंगा कि कम से कम इस महीने वो पेंशन दे दें, ताकि हमारा ये मुश्किल वक्त कट जाए। और अगले दिन सुबह सुबह जब मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जाने से पहले मामूल के मुताबिक जब मैं अम्मा के कमरे की तरफ आया तो झिझकते हुए अम्मा से बात की, अम्मा मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, हाँ हाँ कहो बेटा, क्या बात है? अम्मा के नरमी से कहने पर मैं थोड़ा झिझक गया। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि रहने दो, कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो अम्मा से मांग लूंगा। लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, पहले ही बात कर लेना बेहतर है, ये ना हो अम्मा बाद में खर्च कर ले। इसलिए मैंने कुछ सोचते हुए अम्मा से कहा, अम्मा दरअसल मुझे आपकी पेंशन की जरूरत है। इस महीने मेरी तनख्वाह कट गई है। मेरी बीमारी की वजह से बॉस ने काफी पैसे काट लिए हैं और अब महीना गुजारना मुश्किल हो रहा है। इस महीने आप पेंशन मुझे दे दें ताकि तंगी ना हो। मैंने उम्मीद भरी नजरों से अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा एकदम परेशान सी हो गईं और उनके चेहरे पर एक फिक्रमंदी सी वाज़ेह होने लगी। तभी वो कहने लगी, मैं ये पेंशन तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मैं ये सना को देती हूँ और इस पर सबसे ज्यादा उसी का हक है। अम्मा ने दो टोक अंदाज में बात खत्म कर दी और मैं जख्मी नजरों से उनकी तरफ देखता रह गया था। ताहम कुछ भी कहे बिना फिर खामोशी से वहाँ से उठ गया और दफ्तर चला गया। लेकिन सच तो ये था कि अम्मा की इस बात ने मेरे दिल पर बहुत बुरा असर डाला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था। सारे रास्ते अम्मा के रवैये और उनकी बात के बारे में सोचता रहा था। क्या था जो अगर अम्मा एक बार सना को ये पैसे ना देती? क्या था जो अम्मा एक बार मेरी जरूरत पूरी कर देती? क्या था जो मेरा दिल हल्का सा ही रख लेती? लेकिन अम्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
बल्कि उन्होंने दो टोक अंदाज में मुझे साफ जवाब दे दिया। इस बात ने मेरे दिल के अंदर एक दुख भर दिया था और मैं सारा दिन इसी कैफियत में मुब्तला रहा था। दफ्तर में काम के दौरान भी अम्मा के फिक्रे मेरे कानों में गूंजने लगे तो मुझे यकीन ही नहीं आता था कि मेरी सकी माँ ने मेरे साथ ये रवैया अख्तियार किया। शाम को जब घर आया तो मैं अम्मा से मिलने की बजाय सीधा अपने कमरे में चला गया और चुपचाप सर पर हाथ रखकर लेट गया। कुछ देर बाद ही समीना मेरे लिए चाय का कप लेकर आई और मुझे इस तरह लेटा देखकर फिक्रमंदी से बोली, क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि आप एक दो दिन से कुछ परेशान से हैं, मुरझाए हुए से लग रहे हैं। क्या बात है, मुझे नहीं बताएंगे? समीना ने नरमी से पूछा तो मैं एकदम जैसे फट पड़ा और बोला, समीना, तुम जानती हो अम्मा ने क्या किया। अम्मा को मैं बिल्कुल भी अजीज नहीं हूँ, उन्हें मुझसे भी बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। मैंने जिंदगी में पहली बार उनसे पेंशन मांगी थी। उन्हें कहा था कि मुझे जरूरत है, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सकी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने अजीब फट पड़ने वाले अंदाज में समीना से कहा तो वो एकदम चमक कर बोली और कहने लगी, देखा, मैं इसीलिए आपसे कहती थी कि आप अम्मा से उनकी दवाइयों के लिए जरूर पैसे मांगे। कम से कम उन्हें अंदाजा तो हो कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपने उनसे मांग ही लिए थे तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी कि वो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सकती थी। लेकिन अम्मा ने कभी आपका सोचा ही नहीं, उन्होंने कभी हमारे बारे में ख्याल ही नहीं किया। कभी उन्होंने वो ही किया है जो उन्हें बेहतर लगा था। समीना की बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला था और मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गया था। तभी वो फैसला जो मैं इतने महीनों से नहीं कर पा रहा था एकदम से अचानक से हो गया था। और इस महीने में अम्मा की दवाइयाँ लेकर नहीं आया था। अम्मा ने जब मुझसे पूछा, अरे अमजद बेटा, मेरी दवाइयाँ नहीं आई हैं, कल से खत्म है, मैंने तुम्हें कहा भी था, तुम दवाइयाँ क्यों नहीं लेकर आए? अम्मा ने मुझसे पूछा तो मैं सर्द महरी से बोला, अम्मा, आपको बताया भी था कि इस महीने मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। बॉस ने मेरी तनख्वाह काट ली है और मुझे जितनी तनख्वाह मिली है मुश्किल ही उसमें घर का खर्चा पूरा होना है, इसलिए मैं आपकी दवाइयाँ नहीं लेकर आया। अगर आपको ज्यादा जरूरी दवाइयाँ चाहिए तो आप अपनी पेंशन में से मंगवा लें। मैंने दो टोक अंदाज में अम्मा से कहा और वापस घर से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम कि अम्मा ने पीछे इस बात का क्या मतलब लिया, लेकिन मैं उन्हें बता चुका था कि अब मैं उनकी दवाइयाँ नहीं लेकर आऊंगा। अगले दिन भी सुबह दफ्तर जाते हुए अम्मा ने मुझे आवाज दी। हालांकि मैं अम्मा से मिले बगैर ही निकल रहा था क्योंकि आज मुझे बहुत देर हो गई थी। अम्मा की आवाज पर ना चाहते हुए भी मुझे रुकना पड़ा। वो कह रही थी, अमजद बेटा, मेरी दवाइयाँ ले आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जब तक मैं दवा नहीं खाती मुझे सुकून नहीं मिलता। अम्मा ने इल्तजाई अंदाज में कहा तो मैंने साफ साफ उन्हें मना कर दिया और कहा, अम्मा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस महीने मेरे हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते, इसलिए आपको अगर दवा चाहिए तो अपनी पेंशन से मंगवा लें। मेरा जवाब सुनकर अम्मा एकदम रोने लगी और कहने लगी, अब मेरी दवा तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रही है, आखिर तुम बाकी खर्चे भी तो पूरे कर रहे हो। अगर मेरी दवा भी ले आओगे तो कौन सा कयामत आ जाएगी। अम्मा रोते हुए मुझे कह रही थी, लेकिन मैं बेहिस बना सुनता रहा और चुपचाप अपने दफ्तर के लिए निकल आया। मैंने सोच लिया था अब जब तक अम्मा पेंशन के पैसे नहीं देंगी मैं भी उनकी दवा नहीं लेकर आऊंगा। शायद अब ये मेरी जिद बन चुका था और इसीलिए मैंने उस दिन के बाद से दोबारा ना तो दवाओं का नाम लिया और ना ही अम्मा से पेंशन का कहा, क्योंकि मैं इस बात का मुंतजिर था कि अम्मा खुद मुझे आकर बोले और पैसे दे तो तभी मैं उन्हें दवा लाकर दूंगा। लेकिन वो भी मेरी माँ थी, उन्होंने दोबारा मुझसे दवाई के बारे में नहीं कहा। इस बात को गुजरे हुए एक महीना होने वाला था और अब मेरी अगली तनख्वाह आने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि जब अम्मा का एक महीना बगैर दवा के गुजर सकता है तो अगला महीना भी गुजर जाएगा। उन्हें शायद दवाई की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी खामख्याली थी। एक रात इसी तरह खामोशी से अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई और तब मुझ पर पछतावों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि दवा न मिलने की वजह से अम्मा इस दुनिया से ही कूच कर जाएंगी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी उनकी दवा बंद न करता। अब रह रहकर पछतावे मेरे दिल के अंदर सर उठा रहे थे और मैं अपना सर पीट रहा था, लेकिन मैंने फिर भी बेहिसी और डिठाई की इंतहा कर दी। मैंने सारा इल्जाम अपनी बहन पर डाल दिया और कहा कि अगर तुम अम्मा के पैसे ना लेती तो शायद अम्मा आज हमारे दरमियान जिंदा होती।
तुम न जाने किस तरह झूठे फरेब के साथ अम्मा से पैसे हथिया कर ले जाया करती थी और अम्मा दवाई के लिए मोहताज होती थी। मेरी बहन मेरी ये बातें सुनकर बेतहाशा बेयकीनी के साथ मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए रोते हुए वहां से चली गई थी और मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसे अम्मा की पेंशन खाने नहीं दूंगा, बल्कि इससे वो पैसे निकलवा कर ही रहूंगा। अम्मा के सोइम के बाद मैं अपनी बहन के घर चला गया क्योंकि वो सोइम पर नहीं आई थी। अम्मा के जनाजे के बाद उसने दोबारा इस घर में कदम नहीं रखा था। तभी जब मैं उसके घर पर गया तो दरवाजा खुला था। मैं हैरत से अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से आती हुई आवाजें सुनकर दिल पर एक अजीब सा बोझ जान पड़ा था। मेरी बहन को उसका शोहर गालियां देते हुए पुकार रहा था और वो चुपचाप उसकी गालियां सुन रही थी। मैं झिझकते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा कि मेरी बहन का शोहर मेरा बहनोई एक व्हील चेयर पर मौजूद है, जबकि मेरी बहन उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है और वो खाना खाते हुए मुसलसल गालियां बक रहा था। लेकिन मेरी बहन फिर भी खामोशी से उसे खाना खिलाई जा रही है। उसके दोनों बच्चे सहमे हुए अंदाज में चारपाई पर बैठे हुए थे। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये हकीकत है। चूंकि मैं नहीं जानता था कि मेरे बहनोई माजूर हो चुके हैं, मैं बहन के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। उस वक्त मेरे दिल की हालत अजीब सी थी। तभी उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो चुपचाप अपनी जगह से उठ गई। मैं उसके पीछे पीछे चला आया और कमरे में बैठकर उससे पूछा, आखिर ये सब कैसे हुआ? तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैंने आहिस्ता आवाज में जब उससे पूछा तो वो कहने लगी, मैं आपको क्या बताती, आप हमेशा भाभी की बातों में आ जाते थे और फिर हमेशा अपने रोने रोते थे। आपने कभी मुझसे कोई वास्ता ही नहीं रखा था, इसलिए मैंने कभी आपको नहीं बताया। अम्मा मेरे शोहर के बारे में जानती थी कि किस तरह एक हादसे में उनकी दोनों टांगे कट गईं और अब वो घर पर मोहताज होकर रह गए हैं। इसलिए तो अम्मा अपनी पेंशन की रकम मुझे दे देती थी ताकि मैं और मेरे बच्चे भूखे ना सोए। अगरचा अम्मा मुझे कई बार कह चुकी थी कि मैं वापस मेके में चली आऊं, ऐसे शोर का साथ छोड़ दूं, लेकिन मैं कैसे छोड़ती? इसलिए मैंने अम्मा की बात को मना कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे जीने के लिए तो कुछ न कुछ करने की जरूरत थी। मैंने बहुत नौकरी के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन कहीं नौकरी ना मिली। तभी अम्मा ने अपनी पेंशन से मेरी मदद कर दी और यूं ये सिलसिला चल निकला। अम्मा की पेंशन आती तो वो खुद ब खुद हर महीने मुझे भिजवा देती और मैं चुपचाप वो रख लेती, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं था। अम्मा खामोशी से मेरी मदद कर रही थी और मैं खामोशी से उनकी एहसानमंद होती जा रही थी। अम्मा के दिए हुए पैसों से ही मेरे घर का खर्च चल रहा था, वरना शायद मैं और मेरे बच्चे भूखे प्यासे फाकों में घिरे रहते। सना ने अफसुर्दगी से ये सब कहते हुए अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ किया तो मैं बेअख्तियार शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिर गया। तभी मैंने शर्मिंदा होते हुए सना से कहा, मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ मेरी बहन। मैंने कभी तुम्हारे हालात जानने की कोशिश ही नहीं की और ना ही मुझे इस बात की खबर थी कि तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। अम्मा ने कभी भी इस बारे में नहीं बताया। शायद मैं बेइंतहा खुद गर्ज हो गया था और अपनी दुनिया में मगन रहने लगा था। मैंने अपने रिश्तों के तकाजों और उनकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था, वरना ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। तुम इसी शहर में थी और मैं आसानी से तुम्हारे हालात से आगाह हो सकता था, लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं की और अब मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने अम्मा का भी दिल दुखाया, आखिरी वक्त में उन्हें बेहद तकलीफ दी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत और खुद गर्ज इंसान था। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मैंने बेअख्तियार सना के आगे हाथ जोड़े हुए उससे कहा तो वो मेरे सीने से आ लगी और फूट फूट कर रोने लगी थी। अब कुछ देर रोने के बाद वो जैसे एकदम पुरसकून सी हो गई थी और मुस्कुराते हुए मुझे देखकर कहने लगी, अमजद भाई आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर आती हूँ। मैंने आहिस्ता से उस बात पर सर हिला दिया क्योंकि वाकई उस वक्त मुझे चाय की बेहद तलब महसूस हो रही थी। सना के जाने के बाद मैंने कमरे का जायजा लिया तो हर जगह से सना की मुफलसी टपक रही थी। मैं अपने अंदर ही बेहद शर्मिंदगी महसूस करता जा रहा था और ऐसे होता जा रहा था जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि आज तक मेरी बहन ने कभी मुझसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया था और मैंने कभी अपनी इकलौती बहन के हालात जानने की कोशिश ही नहीं की। उल्टा मुझसे एक बड़ा गुनाह सरजर्द हो गया था। मैं अम्मा को उस पेंशन की वजह से तंग करता रहा जो पेंशन मेरी बहन के लिए खर्च हो रही थी और मुझे अपने आप में बेहद पछतावे सता रहे थे। मैंने अगर जरा भी ये जानने की कोशिश की होती कि आखिर अम्मा वो पेंशन क्यों सना को देती है
تو शायद मेरे सामने उसके हालात आ जाते, लेकिन मैंने ये बात जानने की कोशिश ही नहीं की और चुपचाप अम्मा से किनारा कशी अख्तियार कर ली और उनकी ज़रूरतों के लिए उन्हें मोहताज कर दिया। अम्मा अगर सना को वो रकम ना देती तो सना घर का खर्च कैसे चलाती, और अगर वो रकम अपनी दवाओं पर खर्च कर लेती तो सना के बच्चे भूखे रहते और अपने माजूर शोहर के लिए दवाइयाँ कैसे लेकर आती। मैं अम्मा की अजमत का कायल हो गया। किस तरह अम्मा ने मेरे सामने मेरी बहन का पर्दा रखा। शायद सना ने ही अम्मा को मना किया होगा, क्योंकि जिस तरह मैं उन दोनों से गाफिल हो चुका था, उन दोनों ने अपनी हालत जाहिर नहीं की। अब हकीकत का आईना मेरे सामने था और इसमें मुझे अपनी जात बेहद नीच और घटिया दिखाई दे रही थी। मैं खुद को इतना घटिया तस्वुर कर रहा था कि खुद से ही नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। दिल कर रहा था कि यहाँ से उठकर भाग जाऊं या जमीन फटे तो इसमें समा जाऊं। मेरी हालत उस वक्त कुछ ऐसी ही हो रही थी। तभी सना चाय ले आई और मुस्कुराते हुए उसने चाय पेश की। मैंने उससे नजर मिलाए बगैर ही उसका शुक्रिया अदा किया और चाय पीने लगा। चाय बहुत अच्छी बनी हुई थी। इस दौरान मैं बिल्कुल खामोश रहा, जबकि सना भी जमीन पर नजरें गाड़े न जाने क्या सोच रही थी। तभी कुछ देर के बाद ही मैं चाय पीकर एकदम उठ गया और अपने पर्स में जितने पैसे थे वो निकालकर सना के हाथ पर रख दिए। मैंने उन्हें गिनना भी मुनासिब नहीं समझा। सना ने बेयकीनी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया और कहा, मैंने आज तक जो भी किया है उस पर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। अब तुम मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। ये तुम्हारा हक है और ये तुम्हारा ही रहेगा। मुझे माफ कर देना। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने एकदम सना के आगे हाथ जोड़े और फौरन तेजी से वहां से निकल गया। आंसुओं ने मेरी आंखों में इतना डेरा जमा लिया था और दिल में पछतावे सर उठा रहे थे। मैं न जाने क्यों इतना गाफिल हो गया था कि अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ को भी भुला बैठा और अपनी बहन को भी नजरअंदाज करता रहा। सारे रास्ते मेरी आंखों के आगे कभी अम्मा का चेहरा आता और कभी सना का चेहरा आता। सना के घर की हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। न जाने किस तरह मेरी बहन ने गुजारा किया और किस तरह हालात की सख्तियों से वो गुजरी थी, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन अम्मा को बाखूबी खबर थी। मैं सना के घर से सीधा अम्मा की कब्र पर चला आया और उनकी कब्र पर हाथ रखकर शिद्दत से रोने लगा था, यूं जैसे आज ही अम्मा का इंतकाल हुआ हो। काफी देर रोने के बाद मैंने अम्मा के आगे एकदम हाथ जोड़ दिए और कहा, अम्मा मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि आप किस वजह से सनत की मदद करती हैं। मुझे यही लगता था कि शायद आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, आपको मेरा एहसास नहीं है, इसलिए आप सना को अपनी पेंशन देती हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि सना के साथ क्या हालात दरपेश हैं। आपने एक बार भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। अगर आप मुझे इस बारे में बताती तो शायद मैं अपनी बहन की दिल खोलकर मदद करता, लेकिन आपने मुझे पर्दे में रखकर मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। मैं अपने आप में बेइंतहा शर्मिंदा होकर रह गया हूँ और सना के घर की हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह गया है। मेरे पास वसाइल होने के बावजूद मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सका। इस बात ने मुझे तोड़कर रख दिया है। मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ कि उस पेंशन की वजह से मैं आपके साथ झगड़ा करता रहा और आपको नाराज कर दिया, आपकी दवा भी नहीं ला कर दी। अब मुझे शिद्दत से पछतावे ने डस लिया है, लेकिन आप मेरी माँ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी मजबूरी को समझकर मुझे माफ कर देंगी। अम्मा के पास अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद मैं घर के रास्ते की तरफ चल पड़ा, इस यकीन के साथ कि अम्मा यकीनन मुझे माफ कर देंगी। वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगी और ना ही दिल में नाराजगी रखेंगी। और अब मैंने दिल ही दिल में इस बात का अहद कर लिया था कि मैं हमेशा सना की खबरगिरी करता रहूंगा और कभी उसे किसी भी मौके पर तन्हा नहीं छोड़ूंगा।